हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करते हैं भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में कैग कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है और इसके संविधान में किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है और इसके पद की व्यवस्था और इसके कार्य क्या हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो भारत की जो संसद है और जो राज्य विधान मंडल है, राज्यों में जो राज्य विधान मंडल है उसमें जो धन का व्यय होता है, उसकी धन के व्यय और जो प्राप्तियां होती हैं उसका लेखा जोखा करने के लिए लेखा जोखा करने का कार्य जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। यानी कि जो संसद है और जो राज्य विधानमंडल है उसमें जो भी व्यय होते हैं या जो भी प्राप्तियां होती हैं उनका लेखा जोखा करने के लिए का कार्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसके संविधान में इसके कौन से आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संविधान में भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में इसके पद की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 148 में उसकी पद की व्यवस्था की गई है। पद की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है और इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। यानी कि इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? महालेखा परीक्षक। इसका कहने का मतलब तात्पर्य है ये है कि जो केंद्र और जो राज्य स्तर पर जो भी ऑडिटिंग का कार्य होता है वो कौन करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसे भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया भी कहते हैं। तो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? तो वो भारतीय लेखा परीक्षण यानी जो डेटा की ऑडिटिंग होती है उसका जो हेड होता है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया इसे मुखिया भी कहते हैं। यानी कि जो केंद्र और जो राज्य स्तर पर डेटा ऑडिटिंग का कार्य करता है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए इसे आगे समझते हैं कि जो है भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। तो भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। क्यों भीमराव अंबेडकर ने क्यों ऐसा कहा है कि ये जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है?
क्यों? क्योंकि ये जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी कि जो जनता का धन है, जनता का जो भी पैसा है उसका ये संरक्षक होता है। लोक वित्त का संरक्षक होने के कारण, यानी कि जो सार्वजनिक धन है उसका जो है वो क्या करता है, धन का वो संरक्षण का कार्य करता है। तो इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। तो अभी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आइए समझते हैं कि जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है और कार्यकाल क्या होता है, ये सब आगे हम समझते हैं। तो इसकी नियुक्ति की बात की जाए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है, तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, यानी कि जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर उनकी आयु 65 वर्ष पूरी होने वाली है तो उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, इनका कार्यकाल होता है। और इनका जो है त्याग पत्र अगर ये देना चाहे तो किसको देते हैं, इनका त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्याग पत्र। अगर त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर हटाने की इनकी प्रक्रिया की बात की जाए तो इनको हटाने की प्रक्रिया की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वो हटाने की प्रक्रिया यानी कि अगर किसी भी कार्य को वो करने में असमर्थ है या भी कोई भी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए इनको हटाया जा सकता है। या कोई कार्य करने में असमर्थ हैं और या कोई असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो उनको उनको हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया से हटाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से। तो किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, तो उसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से अलग अलग दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करते हैं, तब इनको हटाया जा सकता है। तो इतना हम समझ लिए कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद समझते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो संविधान में इनकी किस प्रकार की है। तो इनकी स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नहीं रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने जब चाहे उनको हटा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनकी जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही इनको संरक्षण मिला हुआ है, यानी कि संविधान में इनकी व्यवस्था की गई और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं। राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। इनको जो है संविधान में संरक्षण मिला हुआ है, आर्टिकल में इनका प्रावधान किया गया है, इसलिए इनको राष्ट्रपति वह हटा नहीं सकते। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब समझते हैं कि इनका के वेतन की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। तो इनकी जो वेतन की व्यवस्था है वो संविधान में किस प्रकार की है। इनका जो वेतन है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी इनको कार्यकाल के दौरान हटाया नहीं जा सकता। तो कार्यकाल के दौरान जो है वो कम नहीं किया जा सकता है, यानी कि संसद पर इस पे मतदान नहीं हो सकता है। संसद में मतदान नहीं हो सकता, यानी कि इनका जो वेतन है वो फिक्स रहता है, उसके लिए संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना हम समझ लिए कि इनको किस अनुच्छेद में इनकी व्यवस्था की गई है। तो वो आर्टिकल 148 में इनके पद की व्यवस्था की गई है, और इनको जो है वो महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, और भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का ये मुखिया होता है। और इनको भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि ये जो है जनता के धन के क्या होते हैं, संरक्षण का कार्य करते हैं, जनता के धन का ये संरक्षक होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का इनका कार्यकाल होता है। और ये अगर ये त्यागपत्र यानी कि अपना देना चाहें तो वो किसको देंगे, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ये सब पॉइंट जो है याद करना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। कार्यकाल क्या है, त्यागपत्र किसको देते हैं, और इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करते हैं, उसकी पारित करने के बाद इनको हटाया जा सकता है, विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इतना हम समझ लिए। उसके बाद हम इनके कार्य की और शक्तियों की बात करते हैं कि भारत के जो महालेखा नियंत्रक हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनके जो कार्य हैं वो क्या हैं। तो कार्य एवं शक्तियाँ, तो इनके कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 149 में इनके कार्य एवं शक्तियों की व्यवस्था की गई है। अब समझते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है, कौन सा कार्य करते हैं। तो ये जो है केंद्र और राज्य स्तर पर ये क्या करते हैं, केंद्र प्लस राज्य स्तर पर ये महालेखा परीक्षक का मुख्य महालेखा परीक्षक होते हैं। मुख्य महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं, यानी ना कि ये केंद्र में कार्य करते हैं, बल्कि ये राज्य में भी जो है वो जो भी धन का व्यय होता है, किस प्रकार जनता का धन व्यय हुआ है, सही से व्यय हुआ है कि नहीं, उसका ये क्या करते हैं, परीक्षक का कार्य करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। और ये दूसरा पॉइंट समझते हैं कि ये जो है कौन सा है इनका, भारत की जो संचित निधि है, यानी कि जो संचित निधि है और प्लस जो आकस्मिकता निधि है, यानी कि जो भी आकस्मिक स्थिति में जो धन निकालने की निधि है उसकी क्या करते हैं, आकस्मिकता निधि की क्या करते हैं,
निधि के से जो भी धन व्यय होता है उसका क्या करते हैं, ये लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। यानी कि जो संचित निधि है, केंद्र स्तर पर जो संचित निधि है और जो आकस्मिकता निधि है राज्य की, उसको उससे जो भी धन का खर्च होता है उसको लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। का कार्य करते हैं। अब ये अगर इनकी बात की जाए कि ये जो है अपनी रिपोर्ट कहाँ देते हैं, तो अगर केंद्र की बात की जाए कि केंद्र स्तर पर वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, जो भी लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित ये राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर राज्य सरकार में की बात की जाए तो ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो केंद्र में राष्ट्रपति कहाँ रखते हैं रिपोर्ट को, संसद में, संसद के समक्ष रखते हैं। और राज्य में जो राज्यपाल हैं वो विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। विधानमंडल के समक्ष रखते हैं रिपोर्ट। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी कार्य इनको सौंपता है तो वो भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति या